नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी रूम पर, जहां पर हम किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1, क्या, कहाँ, कैसे और कब। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और इतिहास को जानने के लिए हम कैसे कैसे सबूत मिले हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे हमारे जीवन में इतिहास का कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैप्टर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्या का मतलब है क्या चीज़ें हमें इतिहास के बारे में बताती है। उसके बाद है कहाँ। कहाँ का मतलब है कि वो जगह जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हम कैसे। कैसे का मतलब है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें देखकर हम इतिहास को समझते हैं। और कब का मतलब यहाँ पर निकल के आता है कि कितने समय पहले हुआ था, कोई भी चीज़ें कितने समय पहले हुई थी। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं हम इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि रसीदा का सवाल है। रसीदा क्या कर रही है? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें कहाँ गई? एक सुर्खी पर गई पड़ी 100 साल पहले, और वह सोचने लगी यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो अब सोचने वाली बात तो है यहाँ कि 100 साल पहले, भाई एक दिन होता, 2 दिन होता तो कोई मान भी सकता था, लेकिन डायरेक्ट 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो, तो इतना साल पहले क्या हुआ था वो कोई कैसे जान सकता है। तो वो सोचने लगी। तो आइए उसी के बारे में ये चैप्टर है, पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर है कि अब अगर हमें कल के बारे में कुछ जानना है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं, या हमें कल की चीज़ें याद भी होंगी, उससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था तो पिछले साल भी हमें कुछ चीज़ें याद होगी। अगर कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसको याद हो। और लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे हम जानेंगे। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है कि हम बहुत साल पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम कैसे जाने हैं। तो हम ये अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ जान सकते हैं। उसके बाद और भी हम कुछ जान सकते हैं कि हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों जो पशु पालते हैं, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों तथा संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि लोग क्या खाते थे, मतलब अभी के टाइम में जो जो हमको पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करके देखना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या खाते हैं तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि पास्ट, मतलब पास्ट में लोग क्या खाते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरह के घरों में रहते होंगे। और जैसे कि आज हमारे आसपास बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के लोग होते हैं, जैसे कि कुछ गाय चराने वाले हो गए, कुछ शिकारी करने वाले, तो उस समय भी इसी प्रकार के होते थे। और आज थोड़ा हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि अभी हमारे समय थोड़ा मॉडर्न हो गया है, तो अभी हमें ये सब देखने को नहीं मिलता है। लेकिन
पिछले मतलब बहुत साल पहले हमें इन सब चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे कि पशुपालक की बात करें तो आखेटक की बात करते हैं। सबसे पहले आखेटक हमें पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। पशुपालक की बात करें तो ये अभी पशुपालक की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। कृषकों की बात करें यानी फार्मर्स तो हमें देखने को मिलते हैं। शासक की बात करें तो ये हमें मिलते नहीं हैं। अब शासक की जगह हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये शासक हो गए, हमारे चीफ मिनिस्टर ये भी शासक हो गए। बस फॉर्म पुराने जैसा है, लेकिन चेंजेज आए हैं। व्यापारियों के बारे में बात करें तो व्यापारियों के बारे में भी हम देख सकते हैं अभी भी। और पुरोहित जो पूजा कराते हैं, शिल्पकार जो तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, कलाकारों के बारे में, संगीतकार के बारे में भी हम जान सकते हैं। फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेला करते थे, और कौन कौन से कहानियाँ सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे। आज तो हमारे पास यूट्यूब का ज़माना है, तो आज हम जो मन होता है वो यूट्यूब में देख सकते हैं। लेकिन उस समय बच्चे क्या क्या करते थे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कि लोग कहाँ रहते थे। अब दिया हुआ है कि मानचित्र एक पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी को हमें देखना है। तो ये रही हमारा मैप रहा। अब इसमें नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी है यहाँ कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये रही नर्मदा नदी, ये रही हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी के पास क्या हुआ था वो यहाँ पर दिया हुआ है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक कौन लोग होते हैं? संग्राहक वो लोग होते हैं जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित होते हैं, यानी कि जंगलों के बारे में उनके पास बहुत नॉलेज होती है। वो लोग होते हैं संग्राहक, और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो फॉरेस्ट में जो लोग होते हैं, जिसको हम अभी आदिवासी के नाम से आदिवासी लोग कहते हैं, वो लोग जिसको फॉरेस्ट का बहुत नॉलेज हो, और साथ में वो लोग क्या करते हैं, फलों, जड़ों एवं जंगल से अन्य उत्पादों को संग्रह करते हैं, उनको हम संग्राहक कहते हैं। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो ये रही सुलेमान, और यहाँ रहा किरथर, ये रही दोनों। तो इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना क्या किया था, आरंभ किया था। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। और ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। ये किस जगह की बात हो रही है? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों की बात हो रही है। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब हमें विंध्य पहाड़ी का पता लगाना है, जो कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। तो विंध्य पहाड़ी पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ये रही विंध्य पहाड़ियाँ। और गारो की बात कर रहा है तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में यानी कि यहाँ पर होगी गारो,
गारो पहाड़ियाँ तो कहीं दिख, ये रही गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, ये रही बिंद पहाड़ियाँ और ये रही गारो पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान कौन से हैं, बिंद में स्थित है। तो सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान बिंद में स्थित है। बिंद, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, चावल मिला था, हमें चावल उपजाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानचित्र पर क्या देखना है हमें, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में हम पता लगाते हैं। तो सिंधु नदी तो ये रही हमारी सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती है जो कि छोटे से नदी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है वह क्या कहलाती है, सहायक नदी। अब उसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, ये रही सबसे पहले झेलम, उसके बाद ये रही कौन सी, चिनाब, उसके बाद रावी नदी आ रही है इसकी सहायक नदी, उसके बाद दूसरी सहायक नदी कौन सी है, सतलुज, और एक और है व्यास। तो ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी पर क्या हुआ था, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब गंगा एवं इसकी सहायक नदियां के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब क्या करना है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब हमें बोल रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाने। तो गंगा नदी की बात करते हैं। तो गंगा नदी ये रही हमारी, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ पहले, ये रही हमारी गंगा नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी, सोन का पता लगाओ बोल रहा है। तो ये रही हमारी सोन नदी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हम देखते हैं पहले। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो मगध, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, मगध नाम से जाना जाता था। अभी वर्तमान बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर गंगा के दक्षिण में कौन सा एरिया है, मगध है, और इसके शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ पर है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। अभी हम आज से रिलेट करें तो अभी हम लोग भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, और ये किस लिए जाते हैं ये आप लोग को पता ही होगा, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तो मतलब पहले के समय में तो हम आज के समय जैसा प्लेन था, नहीं ट्रेन था, ताकि लोग एक जगह से उड़कर मतलब हवा में फ्लाई करते हुए एरोप्लेन के द्वारा दूसरे कंट्री चले जाए, और नहीं ट्रेन था, नहीं कार थी, नहीं बस। तो उस समय भी लोग यात्रा करते थे, किस तरीके से, पैदल यात्रा करते थे। और पैदल यात्रा करते थे तो उन्हें हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करना पड़ता था, रेगिस्तानों को पार करना पड़ता था, और नदियों को भी पार करना पड़ता था, और कभी कभी समुद्र भी पार करते थे। तो ये यात्रा उनको तो पैदल यात्रा करने से ये यात्रा उनके लिए जोखिम भरी होती थी। तो अतः कभी
लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि किस किस कारण से जाया करते थे। लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और कभी कभी सेना क्या करती थी उस समय, और आज भी करती है। आपने रूस और यूक्रेन का भी हाल ही फिलहाल में वार देखा होगा कि रूस यूक्रेन में घुसकर रूस यूक्रेन में घुसकर उस पर हमला कर रही है। तो उस समय भी ऐसा ही होता था कि सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है, व्यापारी क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान मूल्यवान वस्तुओं को ले जाया करते थे। किस लिए ले जाया करते थे? उनको बेचने के लिए ले जाया करते थे। फ्रेंड, आपसे एक बात करनी है कि अभी तक ये हमारा वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा था, ये वर्टिकल रिकॉर्ड हो गया। अब इसको जिससे आपको प्रॉब्लम होगा देखने में, लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टल हमें रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर है कि धार्मिक, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको असुविधा हुई है जिसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो अब धार्मिक गुरु, अब वहाँ पहले, अभी तो टीचर हो गए हैं और ऑनलाइन यूट्यूब का ज़माना है, तो ऑनलाइन हम पढ़ लिया करते हैं। अगर उस समय पढ़ने की ज़रूरत होती थी तो क्या करते थे, चाहे तो स्टूडेंट टीचर के पास जाते थे या फिर टीचर ही घूम घूम कर शिक्षा देते थे। तो कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमें भी कभी कभी इच्छा जागती है कि हम भी किसी दूसरे स्थान पर चले। जैसे कि इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में हम कहीं बिहार में रह रहे हैं, तो मन करता है कि चलो झारखंड चलते हैं, कभी यूपी चलते हैं। तो हमें नए नए एरिया को खोजने का कभी कभी जिज्ञासा, उत्सुकता होती है। अगर हम यहाँ से मान के चलिए कि हम यहाँ से चले गए, बिहार से चले गए, मान के चलिए दूसरे जम्मू कश्मीर चले गए, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यात्राएं क्या करती थी, लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो अगर हम बिहार से चले गए जम्मू कश्मीर, तो हमारे यहाँ बिहार में भोजपुरी बोली जाती है भाषा के रूप में, और वहाँ पर दूसरी भाषा बोली जाती होगी। या आप सीधा एग्जांपल ले लीजिए कि हम चले गए केरल, तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती होगी? मलयालम बोली जाती होगी। और यहाँ का फेवरेट फूड लिट्टी चोखा है बिहार का, और वहाँ का फेवरेट फूड क्या होगा? इडली डोसा है। तो ये सब क्या, अगर हम यहाँ केरल के हैं तो हमें मलयालम से भी, मतलब मलयालम जैसे लोगों से भी मिलने का अवसर मिलेगा जो कि मलयालम बोलते होंगे। और हमें क्या वहाँ पर उनके फेवरेट फूड इडली और डोसा खाने को भी मिलेगा। तो यही होता है कि विचारों को जानने का अवसर मिलता है हमें। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो कि जॉब्स के लिए यात्रा करते हैं, कभी कभी नेचुरल डिजास्टर के लिए भी, मतलब जॉब्स के लिए, काम के लिए, काम की तलाश में करते हैं। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो आपदा, जैसे कि भूकंप, तूफान, आंधी, ये सब। और भी बहुत सारी हैं जैसे कि आर्मी करती हैं। हाँ, लेकिन उस समय की आर्मी बिना बताए करती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब अगर आर्मी
दूसरे कंट्री में जाएंगी तो उसको पहले बताना होगा कि हम आपकी कंट्री पर आ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब देखना है, मैं फिर से एक बार मानचित्र को देखना है फर्स्ट को। उसमें क्या देखना है हमें? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। तो ये रहा हमारा मैप। अब यहाँ पर क्या है? इस साइड हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, इस साइड बंगाल की खाड़ी, ये हो गई बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, लक्षद्वीप, और ये इधर हिंद महासागर है। मतलब चारों साइड ये उपमहाद्वीप क्या हुआ? नेचुरल फ्रंटियर, जिसको हम नेचुरल फ्रंटियर मतलब क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक सीमा। ये प्राकृतिक सीमा ही तो हुई। इधर हिमालय से घिरा हुआ है तो ये प्राकृतिक सीमा तो हुई। ये बंगाल की खाड़ी पानी से घिरा हुआ है तो ये भी प्राकृतिक सीमा हो गई, ये भी प्राकृतिक सीमा हो गई। तो ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक सीमा है। तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो अब इन प्राकृतिक सीमा को पार करना तो कोई आसान काम था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने किया। जैसे कि आज के लोग भी कुछ सोच लेते हैं कि ये हमें करना है तो करके रहते हैं। उस समय भी ऐसा ही था कि उस समय भी लोगों ने सोचा कि हमें इस प्राकृतिक सीमा को पार करना है तो करना है, और उन्होंने क्या किया? पार किया। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लोगों के इस आवागमन ने क्या किया? हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, अभी हमने बताया था कि अगर आप बिहार से केरल जाते हैं तो आपकी क्या होगा? आपका वहाँ पर फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, फूड स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका रहने का रहन सहन चेंज हो जाएगा, और खाने का, कपड़े पहनने का, सारा चीज़ धीरे धीरे रहन सहन चेंज होगा। और केरला के लोग हमारे बिहार आते हैं तो उनका भी चेंज होगा। तो यही क्या हो रहा है? हमारे संस्कृति परंपराओं को समृद्ध कर रहे हैं। अब कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे विचारों को अपनाते रहे। अब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं तो समृद्ध होगी। और जैसे कि हमारे पास कुछ आइडिया है तो अगर हम बिहार चले गए तो वो आइडिया हम वहाँ के लोगों को दे सकते हैं, और बिहार के लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर, जैसे कि अब लिट्टी चोखा की ही बात ले लेते हैं, खाने की बात ले लेते हैं। हमें बिहार में लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, और हम यहाँ गए तो यहाँ के लोगों को हमने लिट्टी चोखा बना के खिलाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोग बिहार आए तो इडली डोसा खिलाए। तो ये सब क्या है कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहें। अब आता है हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक, देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? सिंधु। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब एटलस बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसमें अगर आपके पास है तो उसमें ईरान और यूनान के बारे में आपको पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने क्या किया था? सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहकर बुलाते थे, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो यूनानी और ईरानी लोग क्या करते थे? सिंधु नदी को वो हिदोस और इंदोस कहकर बुलाते थे, और उस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी, एरिया था, उसको उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। और
और बाद में यही नाम क्या हुआ था, हमारे इंडिया मतलब हमारे उपमहाद्वीप के लिए चुना गया, फेमस हो गया। उसके बाद भरत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, अब भरत नाम का प्रयोग क्यों किया जाता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के ग्रुप के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इस समूह का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, इस समूह का उल्लेख हमें संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। हमें आगे वेद के बारे में पढ़ना है, फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा था। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग किया हुआ था, ये पूरे देश में करने लगे थे। एक मिनट, मैंने एक चीज़ छोड़ दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब हमारा यहाँ एक बहुत मस्त टॉपिक आया है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। हमने शुरू में देखा था कि इस चैप्टर में हमें क्या जानने को मिलेगा, अतीत के बारे में जानने को मिलेगा। तो आगे कि हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। अतीत की जानकारियाँ हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हम कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ठीक है, तो एक तरीका है क्या, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है, तो पांडुलिपि किसको कही जाती थी, हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, जो कि एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला है। ठीक है, तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। आज के समय के जैसा पहले तो पेपर हुआ नहीं करता था, वो लोग क्या करते थे कि पेड़ की छाल को छील लेते थे। जैसे कि ये पेड़ है, ये रहा पेड़, तो इसकी छाल को, ये ऊपर वाला पार्ट को छील लेते थे और इसी पर लिखा करते थे। तो उस पेड़ का नाम क्या था, भुर्ज नामक पेड़। और ये कहाँ पर उगती थी, हिमालय क्षेत्र में उगती थी। और ताड़पत्र, अभी जो हम पेड़ देखते हैं, ताड़ के पेड़ इस तरीके से रहते हैं, शायद इन्हीं के पत्ते को ताड़ पत्रों बोला गया है। तो इसी पर लिखा जाता था, इन पांडुलिपियों को लिखा गया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, पांडुलिपि, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ, या अब यहाँ पर एक पांडुलिपि दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, एक पांडुलिपि दिया हुआ है। अब इस पर कुछ लिखा हुआ है दूसरे भाषा में, जिसको नहीं हम पढ़ सकते हैं, नहीं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से है, यहाँ पर उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब ये पांडुलिपि जो है, ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर पेड़ का थोड़ा सा कहीं कहीं पे हो नहीं जाता है गड्ढा, से वो भी है। तो ये रही हमारी पांडुलिपि। अब हम दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर और भी पांडुलिपियों के बारे में कुछ दिया हुआ है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को तो कीड़े ने खा लिया। अब भाई पेड़ की चीज़ें हैं तो उसमें कीड़े लगना एक नॉर्मल सी बात है। तो पांडुलिपियों को क्या किया था, कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब किसी ने नष्ट भी कर दिया होगा, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ पांडुलिपियाँ बच गई थी। और ये कहाँ पर है, ये पांडुलिपियाँ मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो अब इन पांडुलिपियों में हमें क्या क्या मिलता है, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, औषधि विज्ञान के
बारे में जानकारी मिलती है। और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। अब प्राकृत और तमिल में है, कई सारे नाटक लिखे हुए हैं वो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन कुछ प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। तमिल तो आप समझ गए कि तमिल किस साइड बोला जाता होगा, तमिलनाडु के साइड तमिल बोला जाता होगा। लेकिन प्राकृत कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब जहाँ भी आप लोग रहते होंगे वहाँ पर आसपास के लोग कुछ लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसी लोकल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? प्राकृत भाषा, लोकल लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब अभिलेख क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अभिलेख जो है ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभी अगर सरकार को नया नियम निकालना है, जैसे कि कुछ भी नया नियम निकालना है, जैसे कि इमरजेंसी लागू करनी है, मान के चलते एग्जांपल के लिए कि इमरजेंसी लागू करनी है, तो वो अभी न्यूज़ में आ जाएंगे, न्यूज़ में बोल देंगे कि भाई कल से आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा, कल से इमरजेंसी लग गई है। लेकिन उस समय क्या होता होगा? उस समय नहीं टेलीविज़न थी, नहीं इंटरनेट था, नहीं फ़ोन था, तो उस समय कैसे क्या करते होंगे? तो राजा क्या करते थे? ठोस धातु या पत्थर पर क्या करते थे? वो लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। वहाँ पर उस पर क्या करवाते थे? उत्कीर्ण, मतलब उसको खोद कर लिखा जाता था, अपने आदेशों को लिखवाते थे ताकि लोग उसको देख सके और पढ़ सके और उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कभी कभी क्या करते हैं राजा रानी, या ज़्यादातर तो राजा रानी को ही देखने को मिलता है। राजा तथा रानियाँ क्या करती थी? अपने कार्य, जो भी वो महत्वपूर्ण कार्य करती थी, उनके बारे में वह अभिलेखों में लिखवाया करती थी। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट आए तो हमारा रिकॉर्ड हमारे स्कूल में रख दिया जाएगा। अगर हम अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं तो उसी प्रकार अगर कोई राजा विजयी होकर आता था, कहीं से जीत कर यानी कि विन होकर आता था, तो उसका रिकॉर्ड, वो अपना रिकॉर्ड खुद से अभिलेखों में करवाता था, उत्कीर्ण करवाता था। अब यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये एक अभिलेख है। और किस चीज़ पर लिखा हुआ है? शायद ये मेटल पर लिखा हुआ है, मेटल या पत्थर पर लिखा हुआ होगा। तो इस अभिलेख के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कंधार से। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। और जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अगर हमें कुछ बोलना है तो हम क्या करेंगे? भाषा का प्रयोग करते हैं, और लिखना है तो लिपि का। ठीक है, और ये जो है किस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है इस टाइप का, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंग्लिश में लिखा। तो ये किस लिपि में लिखे हुए हैं? यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर है कि एक क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो लेख लिखवाने के फ़ायदा क्या हो जाते हैं कि ना तो ये बहुत पांडुलिपि की तरह ख़राब होते थे, या अभी तक भी हमारे पास अवेलेबल हैं, अभी भी हैं, और लेकिन पांडुलिपियाँ
खराब हो जाती थी, कीड़े खा जाते थे, ये होता था। और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अब ऐसा करने में कठिनाई तो ये आती होगी, पहला तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता होगा। टाइम क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा लगता होगा। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती होगी, मेहनत, तो ये सब होता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था, पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद कहलाता था, पुरातत्वविद। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वो पुरातत्वविद क्या करते थे, पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। यहाँ पर का अध्ययन करते थे, करते थे नहीं, करते हैं, अभी भी करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको सारा चीज़ मिल जाएगा आगे में और वो उनको पढ़कर बता देंगे, हिस्ट्री लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो ज़मीन को खोदते हैं, उससे नीचे से, ज़मीन के नीचे से खुदाई करके कुछ कुछ औजार निकालते हैं, हथियार मिलते हैं, बर्तन, आभूषण और सिक्के प्राप्त करते हैं। और इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। उसके बाद पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो देख रहे हैं, अब शुरू में हमने पढ़ा था ना कि लोग क्या खाते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग, पुरातत्वविद कैसे पता कर रहे हैं कि लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। मतलब वनस्पति मतलब हो गया प्लांट, हो गया पौधे, हो गए। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। उसके बाद पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इतिहासकार किसको बोलते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर आपको भी इतिहासकार बनना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप टीवी देखते होंगे तो अभी उस पर एक प्रोग्राम आता है CID करके, तो उसमें आपने देखा होगा कि जासूस होते हैं, जितने भी होते हैं, ACP हो गया या जो भी लोग उसमें हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब भी, अगर आप हिस्ट्री को रिलेट करें वहाँ पर, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब भी इतिहासकार की तरह है। वो भी किसी केस की जांच के लिए, किसी केस के जांच के लिए वो सारे सबूतों को इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा करके उसके बारे में सच का पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर अवशेष, कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, तो कपड़ों का अवशेष मिला है कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर एक मटका का फोटो है और यहाँ पर सिक्के, ये क्या है, सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। पहले इसको मटका नहीं क्या बोला जाता था, पात्र बोला जाता था। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4300 वर्ष पूर्व, इसका प्रयोग कब होता था, 4700 ईयर एगो।
दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये क्या है, चांदी का सिक्का है ये दोनों। और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पहले यानी कि 2500 ईयर एगो होता था। और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, और आपको बताना है कि आज के सिक्के इस सिक्के से भिन्न कैसे है। तो आज के सिक्के में आज का सिक्का कैसा होता है, एकदम राउंड शेप का होता है, राउंड होता है, इसका कोई शेप नहीं है। और हमारा सिक्का कैसा होता है, राउंड शेप होता है। हमारे सिक्के पर उसकी वैल्यू लिखी हुई रहती है, 10 का सिक्का, 1 का सिक्का, और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस पर कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ पिक्चर्स हैं। तो इस तरीके से हमारा सिक्का इनसे अलग होता है। हमारा सिक्का स्टील का हो सकता है, लोहे का, टीन का हो सकता है, लेकिन ये चांदी का और सोने का होता था। अगर आज चांदी और सोने के सिक्के चला दिए जाए तो क्या हो जाएगा, आपको बताना है कमेंट में। अब हम जानते हैं अतीत एक या अनेक। ठीक है, अतीत एक है या अनेक है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो अतीत शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है, बहुवचन यानी कि प्लुरल फॉर्म में। तो ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने था। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब आप अपने सोसाइटी में ही देखिएगा कि कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे। तो अमीर वाले लोग एक तरफ अमीर के लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। तो अमीर लोग अच्छा कपड़ा पहनते होंगे और इनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते होंगे, फटे कपड़े पहनते होंगे। इनके पास खाना खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने खाते होंगे, और लेकिन इनके पास सूखी रोटी और चावल होता होगा। और इनके पास जगह बहुत अच्छे घर में रहते होंगे, लेकिन ये झोपड़ी में रह सकते हैं, टूटे फूटे घर में रह सकते हैं। तो ये असमानताएं थी। तो मतलब इसका लाइफ और इसका लाइफ दोनों अलग अलग है। इसलिए इसी तरीक़ा से हमारे पास्ट में भी हुआ, यानी कि हमारे अतीत में हुआ करता होगा, जिसलिए अतीत का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। किस लिए बहुवचन के रूप में किया गया है। तो आइए उसको बारे में और भी हम देखते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ कर करते हैं। तो अंडमान द्वीप कहाँ पर पड़ता है, एकदम समुद्र के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती होंगी। एक सिंपल सी बात है कि वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, मछली का शिकार कर अपना भोजन करते हैं, और शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत क्या है, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। और इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा होगा, अभिलेख के बारे में हमने देखा, उसमें क्या राजा अपना रिकॉर्ड रखता था कि कौन कौन से हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, कौन सी लड़ाइयाँ जीती है, ये सारे रिकॉर्ड रखते थे। तो उनके बारे में हमें इसलिए अभी तक पता है, क्योंकि ये अभिलेख हार्ड सरफेस से प्रदत्तित होने के कारण ये अभी ख़त्म नहीं हो पाए। इसलिए उनका हिस्ट्री हमें थोड़ा आसानी से पता चलता है। लेकिन जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो ये लोग अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे, जिसके कारण इनका हिस्ट्री खोजने में इतिहासकार को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, तो अभी भी हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है।
अब आता है हमारा अगला टॉपिक, तिथियों का मतलब। अब तिथियों का मतलब क्या है? तो डेट तो हम देखते हैं कि अभी हमारा चल रहा है 2025, आगे हमारा आएगा 2026। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। और यहाँ पर इतिहास और तिथियां बस उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। अंग्रेजी में बीसी को क्या बोला जाता है? बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। और कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी, आइए मैं इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक मिनट, पहले एक पेज जोड़ लो। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि मान के चलिए कि यहाँ पर बर्थ होता है, सॉरी, यहाँ पर जन्म होता है किसका? यहाँ पर जन्म होता है ईसा मसीह का। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, इधर बाद में और इधर पहले। ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल को हम किस प्रकार गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलता आ रहा है, और हमारा अभी 2025 चल रहा है। तो ये हमारा ईसा मसीह के जन्म के बाद गिना जाता है। और इसके पहले किस प्रकार गिना जाता होगा? तो ये मान के चलिए कि हमारा मिड पॉइंट है और ये 0 है, तो इधर गिना जाता था इस प्रकार से कि 483, 563, सॉरी मैं गड़बड़, नहीं ठीक है, 563, 2000, 2025, ये इस प्रकार से गिना जाता होगा। ठीक है। और इधर वाले तिथि को हम पढ़ते थे, जैसे कि हमें 563 पढ़ना, 563 पढ़ना है, तो इसमें हम बीसी लगाते थे। बीसी का मतलब होता था बिफोर क्राइस्ट, और कभी कभी BCE लिखा रहता है, तो BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और इधर क्या लगा रहता है? AD। AD का मतलब है एनो डोमनी। ठीक है, AD का मतलब है एनो डोमिनी। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। तो बस यही मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले उल्टा गिना जाता था। हम बड़ा से छोटा की ओर जा रहे थे, बड़े से छोटी की ओर जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़ी की ओर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, बस ये सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है डेट में। इधर BC और इधर AD, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, वर्ष की गणना की जाती है। ठीक है, ईस्वी की गणना की जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, तो आप इसको करने का कोशिश करिएगा। और यहाँ पर उपयोगी शब्द दिए हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए और इसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा? आपको लिखने की हैबिट होगी। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश करिए खुद से। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। और हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आगे भी अपना टॉपिक को मतलब अगले नेक्स्ट चैप्टर को लाएं, और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी कुछ जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अगर आपको ये चैप्टर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्लास 6 हिस्ट्री की पूरी सीरीज, क्लास 6 हिस्ट्री की पूरी सीरीज लाएंगे हम, सीरीज आपको मिल सके, ठीक है। और पहले हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में भी हम कवर करेंगे, लेकिन कंप्लीट हो जाने के बाद। और उसके बाद हम इसको नोट्स से कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे इसका ऑनलाइन आके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।